हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपनी रेडॉक्स रिएक्शंस थी, जो ऑक्सीकरण और अपचयन था, वो अपन ने पढ़ा था। उसके बारे में अपनी चर्चा हो गई थी। अपना वो जो टॉपिक था वो पूरा हो गया था। उसके बाद आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। जो उदासीनीकरण होता है उसकी आज अपन बात करेंगे। जो अपना रेडॉक्स वाला टॉपिक था, जो ऑक्सीकरण अपचयन का था, वो अपना पूरा हो गया था। अपन ने बातें कर ली थी ऑक्सीजन के आधार पर कैसे हो रहा था, हाइड्रोजन के आधार पर कैसे हो रहा था, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर, वो सब बातें अपनी हो गई थी। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर भी अपन ने पढ़ा था। वो सब कुछ अपना क्लियर हो गया था। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन उदासीनीकरण एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो चलिए अपन बात स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अपन पढ़ने जा रहे हैं। उदासीनीकरण मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि क्षार और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं उदासीन वस्तुएं बनती। उदासीन वस्तुएं होती है, कैसे उदासीनीकरण होता है तत्वों का, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और H2O निकलता है। एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सोल्ट बनता है। ये बात अपनी पहले हो चुकी है। इससे क्या हो रहा था? सोल्ट बन रहा था। सोल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये तो क्या है? एसिड, ये बेस, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस मिलके दोनों क्या, एक अम्ल था एक क्षार था, दोनों ने मिले, दोनों ने क्या किया? आपस में बंध बनाया, दोनों ने एक दूसरे का क्या कर दिया? उदासीनीकरण कर दिया। दोनों क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। दोनों ने एक दूसरे का न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। इसका एक एग्जांपल देखें, HCl प्लस NaOH। बहुत प्यारा एग्जांपल है। ये क्या एसिड है, ये बेस है, इससे जो बनता है वो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। ये भी मैंने आपको पहले बता रखा था। एक मैंने आपको बताया था कि ये कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। आप लिख लेना। HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दोनों ने अभिक्रिया की, क्या बनाया? NaCl बनाया। NaCl न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो क्या है? प्रबल है, अम्ल प्रबल है, और जो अपना बेस है वो वीक है। तो क्या होगा? जो हमारा सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिडिक सोल्ट बनेगा। जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक सोल्ट बनेगा। मतलब जो pH होगा उसका 7 से कम होगा। मैंने आपको बताया था अम्ल का क्या होता है? pH 7 से कम होता है। मतलब क्या हुआ? प्रबल अम्ल प्लस कमजोर दुर्बल क्षार। तो यहां पे क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है। मैंने बताया था अम्ल का pH क्या होता है? 7 से कम होता है। इससे ये बनेगा, इससे क्या बन रहा था? लवण बन रहा था। इसका जो pH होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और अगर क्या हुआ? वीक एसिड आ गया, एसिड क्या आ गया? वीक आ गया, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो यहां पे क्या बनेगा? बेसिक सोल्ट बनेगा। मतलब इसका pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। मतलब दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्या है? अम्ल, और प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? क्षार या लवण बनता है। ये बातें अपने पहले हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा।
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो न्यूट्रल एसिड सॉल्ट बनता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है, पीएच मान उसका 7 से कम होता है। और अगर जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो जो सॉल्ट बनता है वो बनता है बेसिक सॉल्ट और उसका पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। H प्लस OH माइनस, इससे क्या बनेगा, दोनों मिलेंगे H2O बन जाएगा। ये क्या एसिड है, ये क्या है, बेस है। एक अम्ल है एक क्षार है, और ये क्या है, पानी जल है ही। H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये क्या है, वाटर है। H प्लस और OH माइनस ने मिलकर जल बनाया। अपन इसका एक बार यूज करके देखते हैं। अपन HCl प्लस NaOH वाली अभिक्रिया लिखते हैं। यहाँ क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आयनों में ब्रेक होते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, जो अभिकारक हैं वो आयनों में ब्रेक हो गए, उसके बाद वो मिलते हैं। आयनों में ब्रेक हो गए, NaCl के साथ मिल जाता है और H प्लस OH माइनस के साथ मिल जाता है, और जो बनता है वो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। पहले जो अभिकारक होते हैं वो आयनों में ब्रेक होते हैं, आयनों में टूटते हैं, फिर उनका क्या हो जाता है, आयनों का विस्थापन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन ही तो हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अपन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है। ये भी क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है। तो जो एसिड, जो हमारा लवण बना है उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ये कौन सा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, मतलब प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अब देखो इसमें क्या है, क्षार क्या है, दुर्बल है, बेस क्या है, वीक है, दुर्बल है। तो इसका क्या होता है, पूरा आयनाइजेशन नहीं हो पाता, पूरा आयनन नहीं हो पाता, इसका पूरा आयनन नहीं होगा और एसिड का पूरा आयनन हो गया। जो अम्ल है पूरा आयनित हो जाता है, जो हमारा क्षार है उसका पूरा आयनन नहीं हुआ और जो एसिड है उसका पूरा आयनन हो गया। पूरा आयनन हो गया मतलब इसके जो सॉल्यूशन है विलयन है, विलयन में जितने अपने क्या थे, क्षार के आयन थे, उतने आयन इसके दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बंध बना लेंगे। कुछ आयन जो एसिड के बच जाएंगे विलयन के अंदर, और वही क्या शो करते हैं, सॉल्ट का जो लवण होता है उसका अम्लीय प्रणाली उसकी बताते हैं। जो उसका एसिडिक नेचर शो करते हैं वो जो आयन्स बच जाते हैं वही शो करते हैं। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें, HCl प्लस NH4OH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस ये क्या है, वीक बेस है। यहाँ क्या बनता है, NH4Cl प्लस H2। ये इसमें क्या आता है, थोड़ा एसिडिक नेचर आता है। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। अपन इसके बाद बात करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब क्या, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होगा, एसिड जो है वो क्या है, दुर्बल है, वीक है। इसका क्या होगा, पूरा आयनन नहीं होगा। उसमें किसका नहीं हो रहा था, एसिड जो क्षार था उसका पूरा आयनन नहीं हो रहा था। इसमें किसका नहीं होगा, जो वीक होगा, दुर्बल होगा, उसका पूरा आयनन नहीं होगा। उसका पूरा आयनन नहीं होगा मतलब जो जिसका ज्यादा आयनन हुआ है उसके आयन बच जाएंगे विलयन में,
उसके आयन बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा विलयन है वो उसी प्रणाली का बन जाएगा। इसमें क्या होगा, बेस पूरा आयनित हो जाएगा, मतलब जो विलयन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या आएगा, क्षार की कुछ प्रणाली आ जाएगी, क्षार के आयंस बच जाएंगे। क्षार के आयंस बच जाएंगे तो वो विलयन कौन से जो नेचर शो करेगा, वो जो सॉल्यूशन है वो शो करेगा बेसिक नेचर, क्षारीय प्रणाली वो शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। तो CH3COOH प्लस NaOH, इसमें क्या बनता है, CH3COONA प्लस H2O। ये क्या है, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये जो सोल्ट बनेगा, ये सोल्ट कौन सा नेचर शो करेगा, ये सोल्ट नेचर शो करेगा बेसिक नेचर। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे जो हमारी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जो सोल्ट बनता है उसका नेचर होता है उदासीनीकरण अपन पढ़ रहे हैं। अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिल रहे हैं तो जो हमारा लवण बनेगा वो बनेगा उदासीन, न्यूट्रल बनेगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस थे तो उसमें जो सोल्ट होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर शो होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो सोल्ट बनेगा उसमें क्या होगा, बेसिक नेचर शो होगा। तो ये अपनी जो न्यूट्रलाइजेशन था वो पूरा होता है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं, अपन आगे पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक का अपन पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं उत्प्रेरक की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं अपन देखते हैं। अपन जब से चैप्टर स्टार्ट किया है बार बार इसका नाम आ रहा है, अपन इसके बारे में भी देख लेते हैं कि उत्प्रेरक होते क्या है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, वो अपन अब पढ़ते हैं। उत्प्रेरक होता क्या है, इसका अपन रिएक्शन में यूज करते हैं, अभिक्रिया में। अभिक्रिया का स्पीड बढ़ाता है ये क्या होता है, अभिक्रिया की स्पीड को चेंज कर देता है, बट खुद में इसमें कोई चेंज नहीं आता। खुद क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपन ऐसे लिखते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं पर स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट इंक्रीजेज, चेंजेस लिख देते हैं, कैटलिस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन but remains unchanged itself। मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट होगा क्या कि वो रिएक्शन जो अभिक्रिया है उसके वेग में परिवर्तन कर देगा पर खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खुद में कोई भी चेंज नहीं आता। अभिक्रिया होती है उसके वेग में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ये कौन सी, ये क्या हो गए, ये तो है उत्प्रेरक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरणन कहते हैं, कैटलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरणन कहा जाता है। अपन इसका एग्जांपल देखें तो KClO3 मैंने आपको बताया था, इससे क्या बनता है, KCl प्लस O2 बनता है। रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं। इसमें जो उत्प्रेरक का यूज होता है वो होता है MnO2। साथ में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, इसको तापमान बढ़ाया जाता है, गर्म किया जाता है, ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या हुआ, MnO2 को हमने उत्प्रेरक के रूप में यूज किया है। यहाँ पे क्या होगा, जो अभिक्रिया है उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा, पर जो MnO2 है उसके संगठन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसके गुणों में और उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। MnO2 है वो अपरिवर्तित रहेगा, बाकी जो अभिक्रिया है उसके वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, उसकी क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। अपन बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। वनस्पति तेल जो होता है इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है,
वनस्पति घी बनता है। मतलब क्या हुआ, जो वेजिटेशन ऑयल होता है, वेजिटेशन ऑयल प्लस H2 क्या बनता है, वेजिटेशन घी। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, जो उत्प्रेरक यूज होता है, वो होता है निकल। आपको ये कैटलिस्ट भी याद रखने हैं कि कौन सी विक्रिया में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। निकल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो उत्प्रेरक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जो हमारी अभिक्रिया है उसका वेग बढ़ जाता है। तो अपने देख लिया। अब उत्प्रेरक के भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। उत्प्रेरक के भी कुछ प्रकार हैं, तो अपन उनकी बात करते हैं। जो क्रिया और जो अवस्था होती है के आधार पर, क्रिया अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक, मतलब उनके जो काम करने के तरीका है और उनकी स्टेट है, उसके आधार पर हमने उत्प्रेरकों को कुछ भागों में बांटा हुआ है, उनकी अपन बात करते हैं। बात करते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर भी अपन पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था में। मतलब अपन किस में बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। इसमें जो उत्प्रेरक के प्रकार अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर हम जो उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं अवस्था में, वो 2 पढ़ने जा रहे हैं। अपन उनकी बात करते हैं। पहला पढ़ते हैं सहमांगी उत्प्रेरक। मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसकी अपन बात करते हैं। सहमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। अभिक्रिया के अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों अगर एक ही अवस्था में होंगे तो वो कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे, अपन उसको सहमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में होते हैं। मतलब इन रिएक्शन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट all have same physical state in a reaction। मतलब किसी अभिक्रिया में अगर अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक है, उन तीनों का अगर फिजिकल अवस्था, उनकी जो भौतिक अवस्था है वो एक ही होगी, तो वो उत्प्रेरक अपन कौन सा कहेंगे, उसको सहमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3COOCH3 ये क्या होता है, एक्वस प्लस, एक्वस लिख दूं या फिर मैं इसको लिक्विड लिख देता हूं, प्लस H2O ये भी क्या होता है, लिक्विड। यहाँ पे अपन जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं HCl, वो भी क्या करते हैं अपन, एक्वस यूज करते हैं। एक्वस और लिक्विड एक ही होता है। एक्वस पानी में ही तो होता है और लिक्विड क्या होता है, तरल होता है। यहाँ जो बनता है वो बनता है CH3COOH प्लस CH3OH। ये भी दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, या फिर इनको एक्वस लिख सकते हैं अपन। ये रिएक्शन होती है, इसमें सारे क्या है, या तो लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट, मतलब वो तरल अवस्था में है। इनकी भौतिक अवस्था क्या है, तरल अवस्था है। मतलब क्या, जो हमारे अभिकारक हैं, उत्पाद हैं और जो हमारा उत्प्रेरक है, तीनों की भौतिक अवस्था एक ही है। ये उदाहरण किसका हो जाएगा, सहमांगी उत्प्रेरक का हो जाएगा। भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा अपन पढ़ते हैं, वो है विषमांगी उत्प्रेरक। कौन सा है, विषमांगी उत्प्रेरक। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें एक जैसी भौतिक अवस्था थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभिक्रिया में अभिकारक
व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज डिफर इन ए रिएक्शन। मतलब एक ही अभिक्रिया में हमारा जो अभिकारक है और जो हमारा उत्प्रेरक है उनकी क्या होगा, जो भौतिक अवस्था है वो अलग अलग होगी। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, N2 + 3H2, इससे जो बनता है वो बनता है NH3। ये तीनों क्या हैं, गैस। ये क्या है, तीनों गैस हैं। यहाँ जो यूज किया जाता है कैटलिस्ट, वो किया जाता है आयरन को, और वो क्या होता है, कठोर अवस्था में होता है। Fe कैटलिस्ट उत्प्रेरक के उपयोग में, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में जो उपयोग आता है वो आता है आयरन, और उसकी जो अवस्था होती है वो होती है कठोर अवस्था। तो यहाँ पे उत्प्रेरक और अभिकारक की अपन देखें तो क्या जो भौतिक अवस्था है वो सेम है क्या, सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब ये कौन सा उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक है। ये क्या थे, अपने थे जो अवस्था के आधार पर जो अपने उत्प्रेरक थे उनकी अपन ने बात कर ली। इससे आगे जो क्रिया के आधार पर जो अपने उत्प्रेरक हैं उनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।